नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम अपने आसपास अचानक मौसम में बदलाव देख पा रहे हैं। दिन भर में कई बार आपस में बढ़ते तापमान का हम शिकायत करते हैं, लेकिन इसका हल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए सीधे हम इसे क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का असर कहते हैं। परिवेश तंत्र में जो तेज बदलाव देखा जा रहा है वो इंसानों द्वारा अपने घरों, कारखानों और परिवहन के लिए तेल, गैस, कोयले का उपयोग और पेड़ों की कटाई करने की वजह से होता है। जीवाश्म ईंधन जलने से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। इसमें से ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ये गैस धरती के सुरक्षा कवच का काम करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से सूर्य की गर्मी धरती पर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है और इससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। पर्यावरण को लेकर काम करने वाली अलग अलग एजेंसियों की भयानक रिपोर्ट सामने आई है। किसी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण मनुष्य की उम्र 5 साल तक घट गई है। किसी में दुनिया में अब लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की रिपोर्ट है और किसी में वातावरण में CO2 की मात्रा में 50% तक की वृद्धि होने की रिपोर्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम हमसे हो पाने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, असम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण ज्योतिनाथ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के नवजीत बर्मन, डिमा हसाओं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम सरकार के रिटायर्ड अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश केम्प्राई और बैंकिंग सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और पर्यावरण चिंतक अरूप गरलोसा। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक आम नागरिक की तरह आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है। और अब तक आज जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने जो किया है वो किस ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने क्या अनुभव किया है, उनसे उनके अनुभवों को हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अरूप ज्योति नाथ के पास चलते हैं जो असम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अरूप ज्योतिनाथ, इस तरह के बदलाव जो आपने देखा है, हाल फिलहाल में तापमान अचानक से बढ़ गया, चारों तरफ ये खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी गर्मी जो है, असहनीय गर्मी अनुभव कर रहे हैं लोग। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? थैंक यू। अभी जो बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे नहीं आ रहा है, वो इंडिया में भी नहीं आ रहा है, वो ग्लोबली आ रहा है। और इस साल का जो बदलाव आ रहा है वो एल नीनो के लिए। दिस इज द एल नीनो ईयर। सो एल नीनो इज अ प्रोसेस। उसमें क्या हो रहा है कि जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर इज मच वार्मर देन इट्स नॉर्मल टेम्परेचर. So ocean water is now moving towards eastern direction, towards the eastern coast of the America. तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो पानी का डायरेक्शन है ईस्टर्न कोस्ट पे जा रहा है, वेस्टर्न कोस्ट पे, आई मीन दैट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट्स पे नहीं आ रहा है। तो यूजुअली आई मीन ऑन नॉर्मल एल नीनो ईयर, जो जो मूवमेंट होता है वाटर का, ओशन वाटर का, वो वेस्टर्न साइड पे होता है। तो उसके लिए मानसून का जो मानसून के लिए जो बारिश होता है वो ज्यादा होता है। तो दिस इज ए एल नीनो ईयर एंड दिस इज regulating the global temperature to a abnormal height for the whole, for different parts of the world. So ये कोई अचानक चेंजेस नहीं आ रहा है। ये जो इस बार का जो चेंजेस है वो मेनली फॉर दी एल नीनो है। इस बार ग्लोबली टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और बारिश कम होगा। जी जी, डॉक्टर अरूप ज्योतिनाथ, आपने कहा कि ये कोई अचानक से नहीं आ रहा है, ये ग्लोबली जो सिचुएशन चेंज हुआ है उसके वजह से ही आ रहा है। तो अचानक से हम इसको नॉर्थ ईस्ट में नहीं फील कर रहे हैं। आपका कहना है कि ये जो है पूरे विश्व में अनुभव किया जा रहा है। आप सभी जो आज के हमारे अतिथि हैं, सबसे उनकी पहली टिप्पणी ले लेते हैं और डिमा हसाओं में चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे अतिथि हैं राजेश केम्प्राय और अरूप गरलोसा। राजेश केम्प्राय से हमारा सवाल रहेगा कि जो बदलाव हम देख रहे हैं असम जैसे एक हरियाली वाले प्रदेश में,
और डिमा हसाओ तो पूरी हरियाली से भरा पूरा है। ये जो बदलाव हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस बदलाव का कारण जो है स्थानीय कारण है, या जैसे डॉक्टर अरुण ज्योतिनाथ कह रहे थे कि ये ग्लोबली है, ग्लोबल फिनोमेना के कारण ये चेंजेज हुए हैं, क्या लगता है? हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, हाँ हाँ, तो आपको जो डॉक्टर ने जो किया था, ग्लोबल वार्मिंग किया था, हाँ, वो मुझे भी सही मत है, लेकिन हाँ सही बात है, लेकिन बात क्या हुआ, एज पर आपको ग्लोबल वार्मिंग के साथ वो हमारे सडनली जो चेंज हुआ, जो इसमें तो हमारा भी कुछ आर्टिफिशियली कुछ एडिशन भी है, जस्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद आपको चलिए, आपको कंस्ट्रक्शन, मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, and because of massive construction of the buildings, roads and other infrastructure, जो हमारा जो नेचुरल डेवस्टेशन हो रहा है, वो भी वन ऑफ द फैक्टर इज द पुटिंग द फ्यूल, some addition to the this global warming also. And you might be knowing, आप जानकारी है शायद, लास्ट ईयर हम लोग को जो इसमें जो आपको हम एमसीएल्स में जो किया था, हमारा वो जो वेदर चेंज हुआ था लास्ट ईयर, it was actually rainy season was started from the February month, and especially in the Haflong area. So Haflong area was facing very acute problem. Like Haflong, I was there only. For that, it was cut off from the rest of the world. आपका पानी नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, आईटी नहीं था, एंटायर आउट ऑफ स्टेशन था. But this year is just suddenly like just opposite of that scenario. So what I'm very much agree with the doctor also. He said like it's a global warming, and उसके साथ हम हाथों में भी इसका प्रभाव दबाव बहुत पड़ा है, देखा है. तो and hopefully I have been recently discussed with and everybody I was praying. तो वो आपका ये जो वेदर टू, आपका क्लाइमेट टू, like if it is goes on like then it will be very something happening with the not livable like old days and all. तो मेरा एक जानकारी है कि ग्लोबल वार्मिंग के तरफ ऐसे, तो what the scientists, what the people of what the government would take initiative, they should think very आपको अच्छा से इनिशिएटिव लेने चाहिए, सोचने चाहिए. अदरवाइज हम लोग को आम जनता इज फेसिंग वेरी प्रॉब्लम्स. एंड the way, and today is a World Environment Day, and in Haflong itself is a World Environment is observed is very स्वतःस्फूर्त अभी कड़ी ऐसे अपने याते सबको अच्छा स्फूर्ति कर रहा है. And thing is that, and moreover we are just trying to cultivate what you call plantations, everything, and there are a lot of major आपको इस आपके एस्पेक्ट्स है जो आपको फ्यूलिंग द आपको डेवस्टेशन में कर रहा है, जो रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए. और आपका बहुत हम लोग को वे ऑफ लाइफ स्टाइल भी चेंज करने का, जस्ट लाइक शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड बी लाइक it should be modified like anything, and what you call water harvesting, all these things should be adopted very nicely also. And आपको social this awareness should be brought to the all the villages, schools and even the आम जनता के लिए. जी, जो हाँ, अभी स्थानीय तो जी, देखिए, तो हम सोचता है कि वो डॉक्टर का साथ सही सलामत है. रिसेंटली just few minutes back I even discussed with the डॉक्टर फिजिक्स के प्रोफेसर से, उससे बोला दिस इज अ साइक्लिक ऑर्डर, बट रेनी सीजन विल लाइक आपको आने वाला है, एंड वी आर होपिंग फॉर इट, सो दैट ऑल द थिंग्स सिनेरियो मे बी a bit change also. थैंक यू वेरी मच. जी. अब नवजीत बर्मन से पूछना चाहेंगे कि वो शुरुआत में क्या कहना चाहते हैं. ये जो बदलाव आप देख रहे हैं मौसम में, और ख़ास करके हम जिस प्रदेश में हैं, हम जिस छोर में हैं भारत के, वहाँ हम ये अनुभव कर रहे हैं, ये तापमान जो बढ़ा हुआ तापमान, हालांकि ये अचानक से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हर साल हम देखते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है. नवजीत बर्मन. मैं भी वही बोलना चाहूँगा जो मेरे सर लोग ने बोला है पहले ही, कि देखिए कि एक दिन में नहीं हुआ, और एक दिन में बदलाव भी नहीं आएगा.
हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, एक तो बात है। और बेसिकली मैं जो गुवाहाटी के बारे में जो लास्ट 1 वीक आप बोल सकते हैं जो टेम्परेचर का इतना बड़ा है, आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट गुवाहाटी में लास्ट 10 to 15 ईयर्स 5 लाख से ऊपर पेड़ काटा है सिर्फ कंस्ट्रक्शन के नाम पे। तो उसके जो काट गया है ट्री, जो 5 लाख? सरकारी प्रोजेक्ट हमको डेवलप, जी, हाँ, 5 लाख कट रहे हैं हर साल। नियर अबाउट 5 लाख ट्रीज का लास्ट 15 to 20 ईयर्स हम लोग गुवाहाटी में 5 लाख से ऊपर ट्री ये जी किया है जी, कंस्ट्रक्शन की वजह से। 15 से तो जो 20 सालों काट में गया है 5 लाख पेड़ उसके हमने काट दिए बिहार हैं। में हम लोग कुछ लगा रहे हैं। आप जी रिसेंटली भी देख सकते हैं जो रोड का नेशनल हाईवे जो ब्रॉड करने के कारण कितना पेड़ काटा है। जी जो काट गया है ट्री उसके बिहार में हम लोग लगा रहे हैं कहीं पे, हम लगा तो कहीं पे नहीं रहे, काट ही रहे जी, हैं। महत्वपूर्ण तो सवाल जो सवाल है ये। और गुवाहाटी का, मैं खास करके गुवाहाटी सिटी का बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है। गुवाहाटी को मतलब इतना अच्छा है कि एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तरफ रानी गौरव का बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, एक तरफ आमसोंग है। मतलब चारों ओर हम लोगों ने नेचर ने घेर के रखा है, मगर फिर भी आज गुवाहाटी का जो हालत है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग है। सरकारी पॉलिसी हो गया या फिर आम जनता का जो हैबिट है कि कहीं पे भी खाली जगह है उसको कंक्रीट से भर देना चाहिए, एक भी पेड़ नहीं है। ग्रीनरी हम लोग अच्छा लगता है मगर अपने घर में नहीं लगता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो गुवाहाटी और कुछ ही साल में रहने लायक नहीं रहेगा। जी, गुवाहाटी जो असम की राजधानी है और वहाँ पर ये स्थिति है। और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो उठाए हैं कि हर साल पेड़ काटे जा रहे हैं और 15 से 20 सालों में लगभग 5 लाख के करीब पेड़ काट दिए गए हैं। तो इसी वजह से जो स्थानीय तौर पर जो बदलाव हुआ है इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अरूप गार्लोसा आपके पास आते हैं और आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है इस पर क्या है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद। और मेरा मेरा विचार है कि हम लोग तो हाफलोंग का है, और हाफलोंग जो इतना अच्छा जगह था और इसका वातावरण बहुत प्लेजेंट था। लेकिन आजकल वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का वजह से यहाँ पे इतना बदलाव आ गया है, ये गर्मी तो गुवाहाटी का जैसे हो गया है। और इसका मेन कारण हम तो समझता है ये डिफॉरेस्टेशन ही ज्यादा है यहाँ पे। जी, और जो यहाँ पे एक प्रैक्टिस है जो जूम कल्टीवेशन है, वो जूम कल्टीवेशन में तो काफी फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। उसको जिस रेट में डिस्ट्रक्शन होता है उसी रेट में एफॉरेस्टेशन नहीं कर पा रहा है। और जी, बारिश तो काफी होता है यहाँ पे, और उसका जितना पानी का रन ऑफ जाता है उसका वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसीलिए हमारा विचार है कि हम लोग सब मिल करके यहाँ पे ये इस प्लांटेशन करना है, और ये बहुत जोर से ये वाटर हार्वेस्टिंग और जो सरोवर जैसे जो अभी जो इनिशिएटिव लिया है, जो डिमा हसाओ में खारनाई जैसे बोलता है, ये सब रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, इसका लेकर के कठोर स्टेप लेकर के तो कुछ हम लोग का जरूर सुधर आएगा। तो मेरा विचार यही है, और आगे पैनलिस्ट जो बोला है हम उन लोग से सहमत है। जी, थैंक यू। बिल्कुल। तो कैसे मौसम बदला है इसके कारणों का आपने उल्लेख किया शुरुआत में, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस में हमारी भूमिका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, जाने माने
पैनलिस्ट जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक बार फिर हम अरुण ज्योति नाथ हैं, जो असम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके पास जाते हैं। डॉक्टर अरुण ज्योति नाथ, आपसे हमारा ये सवाल है, जिस तरह से नवजीत बर्मन ने ये सवाल उठाया कि 15 से 20 सालों में 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो लगाने चाहिए, सैपलिंग्स जो हम लगाते हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाती है, और हम लगाते हैं वो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, ये भी तो देखने की चीज़ होती है। इस पर कभी रिपोर्ट बनता है कि नहीं, इस पर कभी रिसर्च होते हैं कि नहीं, या सिर्फ हम दिखाने के लिए सैपलिंग्स लगाते हैं और वो बढ़कर ग्रो करते हैं कि नहीं, क्या इस पर ध्यान रखा जाता है? Well, this is a good question. We are felling more number of trees and perhaps we are planting less. And the problem is with us is the monitoring. We are hardly monitoring the number of seedlings or saplings we are planting each year. और दूसरा जो प्रॉब्लम है, हम जब पेड़ लगाते हैं उसको पेड़ लगाने के नाम से ही लगाते हैं, फोटो खींचने के नाम से लगाते हैं और सोशल मीडिया में देने के लिए लगाते हैं। हम जो किताबों में पढ़ते हैं कि जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए एक पेड़ लगाने के लिए, एक पिट डिग करना चाहिए, उसमें मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड कावडांग मिक्स करना चाहिए। इसके बाद देखना चाहिए सोइल इज एसिडिक और नॉट, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है उसमें कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसके बाद ही जाके प्लांटेशन करना चाहिए। बट हार्डली वी फॉलो ऑल दिस। वो सब हम किताबों में ही पढ़ते हैं और वो किताबों में रह जाता है, प्रैक्टिकली हम फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज वाई in countries like India, our plantation program is very unsuccessful. Out of 100, around 80 plants dies. And क्या होता कि जो रेगुलर प्रैक्टिस है, हम एक ही जगह में हर साल पेड़ लगा रहे हैं, हम पेड़ को लगाने के नाम से ही लगा रहे हैं, उसको जो केयर करके उसको बड़ा करना है, we hardly pay any attention in that. So in the name of plantation development, in the name of nursery development, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, but the outcome is very less. तो जैसे हो गया ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो जितना उससे सक्सेस मिलना चाहिए था उस लेवल से नहीं आ रहा है। अगर उससे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता, हमारा डेंस फॉरेस्ट कवर आज बहुत ज्यादा होता, whereas the dense forest cover is decreasing day by day and the open forest cover is increasing. So जो quality of forest है वो that is degrading very fast. And there is a lack of monitoring of number of seedlings planted every year, and yes, there is a need for such protocol that a proper, maybe a participatory sort of program should be there to look after the plantation management. Thank you. जी, प्रोफेसर अरुण ज्योति नाथ, आपसे और भी कई सवाल हैं और हमें लगता है कि इस तरह के सवालों पर रिसर्च होते होंगे। और जो सवाल राजेश केम्प्राय और अरूप गर्लोसा उठा रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, लेकिन उसमें जाने से पहले नवजीत बर्मन के पास जाएंगे। पेड़ लगाने की बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। नवजीत बर्मन, कुछ साल पहले जब असम सरकार ने छात्रों को पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर दी थी, आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन तक के छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें और उनकी पढ़ाई का खर्च असम सरकार उठा रही है। लेकिन जब ये शुरुआती हुआ था सभी कॉलेजों में, इसके लिए असम सरकार ने वित्तीय सहायता दिया और वहाँ जो एडमिशन होता था तो छात्रों को सिर्फ इतना दिखाना होता था कि वो एक सैपलिंग लगाएं, एक पौधा लगाएं, उसका फ़ोटो खींच कर लाए और उनका एडमिशन हो जाता था। और दूसरे साल जब वो आते थे तो फिर उसी पौधा का फ़ोटो दिखाना होता था कि कितना वो पौधा बढ़कर बड़ा हुआ है। ये एक काफ़ी रोचक चीज़ है और इससे क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी भी बनेगी कि हम पौधे को सही जगह पर लगाएं और इस तरह से पता भी चलेगा कि हमने कोई झूठी चीज़ फोटो में नहीं दिखाई है, कितना बड़ा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उपाय किया जाए जिससे लोग जागरूक हों। लोगों में जागरूकता की कमी है और लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, क्या उपाय किया जाए? मैं अरुण सर जो मैं पहले बोल गया है उसके मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। साथ में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल जितना भी लोग पेड़ लगा रहे हैं ना, एक पौधा लगाएंगे, पीछे एक प्लास्टिक का फ्लैक्स लगाएंगे। कोई अपना एनजीओ का हो गया, एक पेड़ लगाने के पीछे एक प्लास्टिक का बैनर लगा रहा है फोटो खींचने के लिए। नॉट जनरल पब्लिक, इवन सरकारी ऑफिस में
सरकारी प्रोग्राम एनवायरमेंट डे के नाम पे जितना भी सरकारी ऑफिस में प्रोग्राम हुआ है, मैं बोल सकता हूँ 90% ऑफिस में वो प्लास्टिक का बैनर ही यूज किया है, वो सिंगल यूज वाला। जबकि इस बार का लाइफ प्रोग्राम का यही थीम ही है हम लोगों का कि रीयूज कीजिए, रिड्यूस कीजिए और रिसाइकिल कीजिए। मगर हम लोग को थोड़ा सा पैसा ज्यादा पड़ता है वो पेपर का प्रिंट आउट निकालने में, तो हम लोग वो अभी भी प्लास्टिक का बैनर के पीछे पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का जो हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं। जी हाँ जी, आप बोल रहे हैं फिलहाल नवजीत बर्मन। हेलो जी नवजीत बर्मन, इसी के साथ एक और हमारा सवाल है। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है गुवाहाटी जैसे शहर में, जो राजधानी शहर है, पेड़ों की कटाई तो हो रही है और पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक निश्चित जगह कहाँ पर लगाए जाएं और कहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास कार्यों के लिए काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ों को किस जगह पर लगाया जाए, उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? इस पर कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? पहली बार तो कंट्रोवर्सी वाला मैं बात बोल रहा हूँ। एक तो है कि गुवाहाटी में जितना भी फॉरेस्ट लैंड है अभी भी, उसमें बहुत ज्यादा मतलब बेदखल होके रखा है। आप वो रानी गरभंगा भी देख सकते हैं, फिर आपका आमसिंग भी देख सकते हैं। बीच में सरकार का बहुत अच्छा ये था, स्टेप था कि कम से कम एक जगह पे वो लोगों ने ये खाली किया है, जो ये सील छाको बिल के पास। तो ऐसा गुवाहाटी में बहुत जगह है जहाँ पे आप सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कितने साल में कितना आदमी बैठा है। जो इनलीगली बैठा हुआ है उनको हटाइए वहां से, गुवाहाटी से, और वहां पे नया पेड़ लगा के फॉरेस्टेशन हम लोग कर सकते हैं। और रानी गरभंगा जो जंगल है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वहां पे गोल्डन, ये आपका होलो गिबन से लेकर लियोपर्ड से लेकर बहुत इंडेंजर स्पीसीज है। और अगर रिसेंटली वो आपका ये नॉमिनेट ये क्या है कि वो सेंचुरी भी बनेंगे, तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर वो सेंचुरी बन जाता है रानी और गरभंगा को मिला के। और उसमें फॉरेस्टेशन ये बहुत जगह है फॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि बहुत जगह पेड़ काटा हुआ है वहां पे, उसमें हम लोग लगा सकते हैं। नदी के किनारे खाली है हम लोगों का, उसमें इरोजन भी कम होगा। और ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे हम, और रास्ते के जो किनारे अभी काटा है, मैं आशा करता हूँ सरकार उसमें जल्दी नया पौधा लगाएंगे। जितना भी गुवाहाटी के सड़क है वो धूप में हम लोग चल सके पैदल, वैसा करना होगा। और ऊपर से और एक बात है, गुवाहाटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है ट्रैफिक का। जी गाड़ी का जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा है। इसका एक ये है कि हम लोग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी तक इतना अच्छा नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, लोग अपना पर्सनल व्हीकल से ज्यादा पब्लिक बसेस, ट्रेन, वो सब यूज करने लगेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम होगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और हम प्रोफेसर अरुण ज्योतिनाथ और राजेश केम्प्राय और अरूप गरलोसा के पास जाने से पहले यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने में हमारी क्या भूमिका है, और हमारे साथ तमाम जो आज के पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। हम अरूप गरलोसा के पास जाना चाहेंगे। अरूप गरलोसा, आपने कई बातें बताई हैं जो डिमा हसाओ जैसे ज़िले में आपने अनुभव किया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो लाइफ स्टाइल है उसमें किस तरह का बदलाव आपको नज़र आता है कि किस तरह से बदलाव करने पर हम पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, हम आने वाले जो भविष्य में हैं वो प्रकृति के साथ हम चल सकते हैं और उसमें कोई जो क्लाइमेट चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? हमारा राय तो ये रहेगा कि ये जो चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है, ये सब जगह आ चुका है और इसमें प्रभाव डिमा हसाओ में ज्यादा पड़ा है। जी, तो डिमा हसाओ एक ओनली हिल स्टेशन जो असम में है, और इसका जो वातावरण इतना डिग्रेडेड हो गया है
सब ये तो एक एग्जाम्पल है कि वातावरण का कैसे खराब हो सकता है। हमारा प्लेनेट को हम लोग कैसे खराब कर सकता है, ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है डिमा हसाओ। तो इसका लिए हम लोग का सब मिल करके, सब एकजुट होकर के काम करने पड़ेगा। बहुत कठिन काम है और ये अकेला नहीं कर सकता है। जी सब मिल करके ये एफोरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत कुछ जो प्लास्टिक का पोल्यूशन जो है और घर घर में वाटर कंजर्वेशन जो करना है, ये सब लेकर के इसका जो एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के सब मिल करके स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम अगर करेंगे तो हम लोग ये जो डिमा हसाओ का जो पहला जैसे था इसको हम लोग जरूर ला पाएंगे और ये जो प्लेनेट को हम लोग आगे के लिए बचा सकेंगे। मेरा उम्मीद जैसे है और उम्मीद है और इसका लेकर के हमारा अपील है सब लोगों का, डिमा हसाओ का लोगों को, कि अपने आप का तरफ से जो भी कर सकता है वातावरण के लिए करिएगा, वो हम भी करेंगे। सब मिलकर के ये जो क्राइसिस हम लोग ओवरकम करेंगे, जी ये बात है हमारा। जी डॉक्टर अरुण ज्योतिनाथ के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर अरुण ज्योतिनाथ अगर ठीक से सुन पा रहे हैं तो ये सवाल बार बार आ रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, और डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जैसे पहाड़ी जिलों में हमने देखा है कि ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा वहाँ लोग अपनाते हैं और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर। क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बड़ी बात ये सामने आई है कि जो खेती करने का तरीका है, जो कृषि करने का तरीका है, किसानों का जो तरीका है, उसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हम सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि खेती करते समय पूरा एक बड़ा इलाका उसे साफ़ कर देना होता है, जो बीच में पेड़ होते हैं उनकी कटाई कर देनी होती है, और तब जाकर हम कुछ ऐसे फसल हैं जिसको हम उगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर भी रिसर्च होने चाहिए या हुए हैं? आप बता सकते हैं कि जो फसल है उस पर भी लोगों को अब ध्यान देना होगा कि किस तरह के फसल हम लगाएं ताकि पर्यावरण को भी हम बचा कर रखें। अब जैसे उदाहरण के लिए जिंजर है, जिंजर के अगर हम खेती करते हैं तो पेड़ के छांव में भी वो खेती हो सकती है, और भी कई तरह की हैं जिसको हम पेड़ के छांव में भी कर सकते हैं, लेकिन कई फसल ऐसे हैं जिनके लिए पेड़ों की कटाई ज़रूरी होती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्या वो अब समय आ गया है किसानों को कि उस तरह के समय के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से उसे देखते हुए इस तरह की खेती अपनाई जाए? थैंक यू। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर देने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव सम बैकग्राउंड ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जी ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जो नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था, आज से 10,000 साल पहले। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं, अक्रॉस ऑल द ट्रॉपिकल हाईलैंड, इन अफ्रीका, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑल द ट्रॉपिकल हाईलैंड। So few decades back, shifting cultivation was sustainable. System was sustainable because the fallow period was longer. Fallow period means the period between two subsequent farming time. But recently the fallow cycle has gone down. Now this is 3 to 5 years. So 3 to 5 years में vegetation grow नहीं हो रहा है, जिसको जो burn करते हैं और उससे जो मिट्टी में nutrients आता है, that's because the vegetations are not growing adequately. Therefore, the nutrients are not being replenished into the soil to support the crop being subsequently grown into the soil. So currently, the shifting cultivation is no more sustainable. But what is important is that shifting cultivation is a part of culture of the hill farmers. वो सिर्फ एक एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, दिस इज द कल्चरल लैंडस्केप, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड एंड द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मिलेनिया। तो अचानक से all of a sudden they cannot come out of this particular practice because this is a part of their culture. So what is possible is that इसको अगर सस्टेनेबल किया जाए, इसको स्लोली एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया जाए, जैसे आप बोल रहे थे जिंजर हो सकता है, राइट, जिंजर हो सकता है। सो अगर उसको पाइनएप्पल एग्रोफोरेस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रोफोरेस्ट्री, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल प्लांट्स टुगेदर। तो जैसे पाइनएप्पल एग्रोफोरेस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे क्रॉप कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के साथ जिंजर ग्रो कर सकता है, अदर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है, एंड
जो टॉप स्टोरी है, जो ट्रीज है, वहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सोशियली एंड इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्री स्पेसीज कैन बी ग्रोन। जैसे वहाँ पे आगर ट्री लगाया जा सकता है, जैसे पार्किया ट्री लगाया जा सकता है। सो उससे क्या होगा कि अर्निंग भी ज्यादा होगा, एनवायरमेंट भी कंजर्व होगा, क्योंकि वहाँ पे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगा, कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो उससे फार्मर का अर्निंग भी ज्यादा होगा, इकोसिस्टम भी मैनेज होगा, एंड स्लोली आई मीन द फार्मर्स विल कम आउट ऑफ देयर पुअर एंड deteriorated biophysical environment. So this will ultimately lead to enhancing the improvement of the whole ecosystem. So there is a dire need for transformation of shifting cultivated areas into a socially and ecologically acceptable agro ecosystems. जी। नवजीत बर्मन के आने से पहले राजेश केम्प्राय के पास जाना चाहेंगे। राजेश केम्प्राय, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी ज़िलों की बात करें, तो वहाँ पर आपने किस तरह का बदलाव देखा है? अगर 30-40 साल पहले की अगर आपने देखा होगा कि वहाँ क्या किस तरह का कृषि कल्चर था वहाँ पर, क्या वो बदलाव आपको नज़र आता है? क्या अगर पहले वाली जो पद्धति अपनाई जाती कृषि की, अब हमने देखा है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं पहाड़ी ज़िलों में, वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है पर्यावरण के लिए, और जो कृषि में बदलाव हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो किस तरह का बदलाव आपने देखा है? अगर हम पहले वाली स्थिति में जाना चाहें तो क्या ये संभव है? क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव तरीका है जो आप आज सुझाना चाहते हैं? राजेश केम्प्राय, क्या सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश केम्प्राय हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। नवजीत बर्मन के पास जाएंगे। नवजीत बर्मन, जब जिम्मेदारियों की बात करते हैं तब एक बात मुझे याद आती है। 2020 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का गुवाहाटी में दौरा होने वाला था, और हमने देखा कि किस तरह से गुवाहाटी को चमकाया गया था एक तरह से, और यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए गए। जो आपने देखा है कि जो सड़कें थी वहाँ पर उनके बीच में पेड़ पौधों फूल को लगाया गया। कितना अच्छा लग रहा था एक साल बाद जब ये देखने को मिला। लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो हम देखते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सुबह सुबह लोग निकलते हैं और फूल को तोड़ते हुए जाते हैं। ये बातें छोटी हो सकती है, लेकिन अगर चीज़ अच्छी है तो उसको बचाने का काम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम सरकार को दोष जरूर देते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में इन छोटी छोटी बातों पर आप क्या कहेंगे जो सभी को संभालना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए? मैं आपके बात में सहमत हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और इसका जो अवेयरनेस है ना हम लोगों में नहीं है कि सरकार जो कुछ भी लगाया है रास्ते में वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हम सबके लिए होता है। मगर हम लोग कभी भी मतलब पर्सनल चीज जब भी होता है तो हम लोग जितना केयर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोडक्ट हो गया, गवर्नमेंट सामान हो गया, हम लोग मतलब किसी और का समझते हैं, उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और हम लोग आसाम नहीं, एक्चुअली पूरा इंडिया का एक असर है, हम लोग घर का कचरा साफ करके वो रास्ते में फेंकने वाला आदमी। हम अपने घर का तो साफ रखते हैं मगर अपना रास्ते को गंदा रखते हैं। घर का कचरा हम लोग नाले में फेंकते हैं। हम लोग उस किसी में वो मेंटेलिटी अभी भी हम लोगों में है। तो पहले हम लोगों को अपना जो ये है मेंटेलिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा, और कहीं कहीं अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंडिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इंडिया नहीं, इंडियन जो रॉयल बेंगल टाइगर है स्नो में बस वही सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है। दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4000 स्क्वायर किलोमीटर, वो पहले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिसेंटली वहां पे टाइगर रिजर्व बनाने की बात हुआ, दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व, मगर वहां का लोगों को किसी ने समझा दिया है पब्लिक को कि अगर यहाँ पे टाइगर रिजर्व बन गया तो टाइगर जहां जहां से जाएगा वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर आ जाएगा। अगर आपके घर के बीच में जाएगा वो भी टाइगर में आ जाएगा। अब रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे टाइगर रिजर्व नहीं होने के लिए। तो
ऐसा लोग भी है, कोई बीच में घुस गया है जिसने उन लोगों को समझा रहा है। आप जितना भी जाइए, गवर्नमेंट ऑफिशियल समझाने के लिए जाता है तो उनको भगा देता है वहां से प्रोटेस्ट कर। अभी वो सिचुएशन है। तो वैसा भी निगेटिव कुछ लोग हैं हम लोगों के बीच में जो सही होने नहीं देता है। अपना अपना सबका मोटिव होता है क्या, मगर एनवायरमेंट हम लोग सबके लिए है कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में कुछ पेड़ काट रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे को नहीं, मेरे ऊपर नहीं होगा। ये एनवायरमेंट सबका है। और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है एनवायरमेंट हम लोग को कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं आपको एक डाटा बोलना चाहता हूँ। 2020 का डाटा है, सिर्फ इंडिया में लगभग 16 लाख लोग एयर पोल्यूशन के रिलेटेड बीमारी के लिए मतलब प्रीमेच्योर डेथ हुआ है। पूरा वर्ल्ड में देखेंगे तो वो 40 लाख के ऊपर है, और सिर्फ इंडिया में वो 16 लाख के ऊपर है, ओनली फॉर एयर पोल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि एयर पोल्यूशन हम लोग को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं बर्फ गल रहा है, उसमें हम लोग को फर्क नहीं होता। हमारा डे टू डे लाइफ में भी उसका फर्क पड़ रहा है। वो आप वाटर पोल्यूशन बोल सकते हैं, एयर पोल्यूशन बोल सकते हैं, कोई भी हो, हम लोगों को फर्क पड़ रहा है। जी। और इसका एकमात्र उपाय है हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो अभी जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि पंखा घूम रहा है पॉल्यूशन हो रहा है, मगर वो पंखा चलाने के लिए कहीं पे कोयला जला रहा है। वो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं है पोल्यूशन हो रहा है। कहीं पे कोयला जल रहा है इसलिए हम लोग का घर लाइफस्टाइल का बिजली जल रहा को है। बदलना पड़ेगा। हम किसी एक यस, व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये हम सबकी नहीं कर सामूहिक सकते। जिम्मेदारी है। और ये सोसाइटी का जिम्मेदारी जी, है। और हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा, हमें जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। अ, यहाँ पर एक ले लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजेश केम्प्राय के पास जाएंगे उनकी राय लेने के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने वादा किया था कि राजेश केम्प्राय के पास जाएंगे। राजेश केम्प्राय से हमारा पहला जो सवाल है वो नहीं हो पाया था, और हमें लगता है कि राजेश केम्प्राय हमें सुन पा रहे हैं। राजेश केम्प्राय, हम बात कर रहे थे कि किस तरह के बदलाव आपने देखा है अपनी आँखों से पहाड़ी ज़िलों में। जब हम देखते हैं कि भारी कंस्ट्रक्शन का काम होता है पहाड़ी ज़िलों में, और इसका असर पर्यावरण पर होता है, और इसी तरह खेती किसानी में भी हम देखते हैं कि जो बदलाव हुए हैं जो हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, और इसी तरह क्या आपने अनुभव किया है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है अब वो बदल गया है। अब लोग पेड़ों की कटाई ज़्यादा करते हैं और दूसरे तरीका अपनाते हैं किसानी की, और जो पहले वाली स्थिति थी आज से 30 साल पहले की स्थिति जहां हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी, क्या हम उस स्थिति में जाने के लायक हैं? अगर उस स्थिति में अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना होगा? हाँ, आपने सही फरमाया, आपने सही पूछा है सवाल। तो जो मेरा जो मैं तो ये पहाड़ी का लड़का हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जब बदलाव आया था वेदर को, क्लाइमेट का, देखिए पहले था हमको आदमी भी कमती था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कमती था। अभी तो आपको वो जो पॉपुलेशन जैसे एक्सप्रेशन ग्रोथ होता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, बाहर का आदमी भी बहुत हो गया अभी, तो आपको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल। देखिए आगे पहले था आपको 1 बीघा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने से कम एक छोटा सा फैमिली हो जाता था। अभी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मैसिव ग्रोथ। तो आफ्टर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द वे ऑफ लाइफ ट्राइबल पीपुल का है, हाँ करने दीजिए था। बट द थिंग इज दैट उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेक्स्ट ईयर इन दैट प्लेस एक प्लांटिंग एफोरेस्टेशन करने था, तो वो चीज नहीं है। सो व्हाट हैपेंड, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के बाद आपको टॉप सोइल तो अल्टीमीटर निकल जाता है, तो इट बिकम्स अ बर्न। तो आप गाछी प्लांटेशन कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो व्हाट हैपेंड, आपका पेड़ नहीं है तो चिड़िया भी नहीं होता है, और चिड़िया नहीं है आपको वेदर भी खराब हो जाता है, पेड़ ना जो वेदर भी खराब हो जाता है। पहले था मेरा वो जो पहाड़ी जीवन में हाफलोंग में थ्रू द ईयर ब्लैंकेट एंड ऑल। अभी ब्लैंकेट के बाद अभी हमको एसी चाहिए। जी, हम राजेश केम्प्राय की बात तो नहीं।
जी ये भी आपको नहीं है, आपको एप्लीकेबल नहीं हुआ to blame any like department also. The way my panelist was telling me, telling like India is like giving his view that all the stakeholders should have give a good hand, like like a unified, what you call common view. Just like India, like especially the administration people is there, and which is the PHE and forest, agriculture, PWD, and all the stakeholders having a joint committee meeting just to like improve our this present situation, the global warming. ये जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग तो छोड़िए ना हाफलों का हमारा पहाड़ी वाक़या और आपने पूछा था कि हाउ टू डेवलप ऑल दिस थिंग्स दैट दिस अवेयरनेस कैंपेन आपको वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग बट द थिंग इज दैट we shouldn't blame ourselves and somebody has to bail the cat क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सब कुछ देता है कि लेकिन हम लोग को पब्लिक अवेयरनेस नहीं है एंड पब्लिक अवेयरनेस शुड बी डोर टू डोर होना चाहिए छोटा स्कूल से देना चाहिए देखिए कोई के बोलता है वो जो पब्लिक क्या प्राइवेट गवर्नमेंट जी। तो राजेश केम्प्राय और अरूप गर्लोसा ये दोनों सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पूरे विश्व के लिए लाभकारी है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आप इस कार्य को करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपसे लोग इंस्पायर भी होंगे, प्रेरित भी होंगे। हमारे पास समय की कमी है और एक आखिरी सवाल डॉक्टर अरुण ज्योति नाथ से कर लेते हैं। डॉक्टर अरुण ज्योति नाथ, हम जिस तरह से देखते हैं कि ठंडे के मौसम में हमें बहुत दिन तक ठंड नहीं लगती, मौसम इस तरह से बदला है। मानसून का हम इंतज़ार करते हैं लेकिन 1-1.5 महीना बीत जाता है, उसके बाद मानसून आता है। और गर्मी अगर हम देखें तो गर्मी भी कुछ दिन के बाद या तो तुरंत गर्मी चली जाती है, ठंडे का असर होता है, या तो गर्मी काफ़ी लंबी चलती है। ये जो बदलाव आया है इससे लोग किस तरह से कोप अप करें, किस तरह से लोग इसको अपनाएं, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी नुकसान होता है जब मानसून समय से नहीं आता है। तो क्या जल्दी इसको समझना आसान है लोगों के लिए, किस तरह से लोग समझें और इसको कोप अप करें? बहुत कम समय है डॉक्टर अरुण। ये जो चेंजेस हो रहा है दीज आर क्वाइट नेचुरल। आई मीन जो क्लाइमेट चेंज प्रोसेस है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव एक्सीलरेटेड दिस प्रोसेस। सो अभी जो एब्रप्ट चेंजेस आ रहा है दीज आर ऑल ड्यू टू अस। We have disrupted the structure and functioning of all the different processes that governs the structure and function of the ecosystem. So these are obvious. I mean, we did all this and therefore we have to suffer from this. So under these circumstances, what we can do is that we have to enhance our adaptive capability. Just like farming. अभी जो हम लंगल चला के फार्मिंग करते हैं, I mean, this is no more sustainable. We have to choose for, I mean, this no tillage or zero tillage farming. I mean, in the Western world, they are doing their farming system without tillage. क्योंकि हम जब भी खेतों में लंगल चलाते हैं, सॉइल को हम डिग्रेड करते हैं, सॉइल को तोड़ते हैं, and these broken soils are prone to erosion. So there is a need for a paradigm shift in our existing management system, and that will help us not developing better adaptive mechanism to cope under the changing climate. So this is the best option, and this is the not the best, this is the only option. We have to cope with the changing environment. We cannot stop the changing environment. बिल्कुल। आखिरी कमेंट नवजीत बर्मन, आपको आखिरी कमेंट के लिए हम चुनते हैं। और नवजीत बर्मन, जिस तरह से राजेश केम्प्राय कह रहे थे कि सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आज 5 जून है और हम सिर्फ आज ये बातचीत कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ 5 जून को हम फिर याद करें। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सभी नागरिक जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें? आखिरी कमेंट आपका। पहली बात, सिर्फ जनता को नहीं, हम सब डिपार्टमेंट को भी जागरूक होना है। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सबको अपना पॉलिसी बनाने से पहले एक बार एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में सोचना होगा। जितना भी बिल्डिंग्स है वो ग्रीन बिल्डिंग्स होना चाहिए, वो ट्राई कर सकते हैं इंजीनियर्स, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो उसमें। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का आर्ट एक ही है, वो दूसरा जगह नहीं है, हम लोग का एक ही घर है। तो एज ए सेल्फिश कि अपना घर को बचाना है, वो आपको प्रकृति को बचाना नहीं है, आपको नेचर को नहीं बचाना है, आप रह सके इसमें। इसलिए आपको एज ए सेल्फिश, ह्यूमन हम लोग सेल्फिश होता है, एज ए सेल्फिश हम लोग को इस आर्ट को बचाना है। वो थिंकिंग हर आदमी को
मतलब माइंड में होना चाहिए। जी Thank you. बिल्कुल। आप सबके इस बहुमूल्य विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।